एआरओ में किसका हुआ? वो हमारे सीनियर है, आप जानते होंगे। नहीं, एंटो पढ़ाते हैं यहाँ पे, कुलदीप सर। उनका यूट्यूब पे देखा था। एआरओ 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 क्या होता है? अच्छा, मैं बता देता हूँ। तुम तैयारी कर रहे हो आरएएस की, इसके ऊपर होता है डबल एओ, इसके ऊपर होता है एओ। तो अब आप देखें, आरएएस के ऊपर वाली पोस्ट जो है वो है डबल एओ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके ऊपर की एक पोस्ट है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके इक्विवेलेंट एक पोस्ट है, क्योंकि ये तो है एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट, इसके इक्विवेलेंट रिसर्च की पोस्ट है, जहां पे आप कुछ नई चीजें ट्राई करते हैं, अनुसंधान कार्य करते हैं, मतलब खोज करते हैं, उसको बोलते हैं एआरओ। जैसे ये एग्रीकल्चर ऑफिसर है, कृषि अधिकारी, वैसे ही एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, कृषि अनुसंधान अधिकारी, एआरओ। एआरओ और एओ के बीच में, यहां पे इन दोनों के बीच में एक समकक्ष पोस्ट होती है डबल एआरओ। जो डबल एओ से तो बड़ी पोस्ट है, लेकिन एओ से और एआरओ से छोटी पोस्ट है, इसको बोलते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। तो कल जो रिजल्ट आया है वो आया है एआरओ और डबल एआरओ का। अपने जो सर सेलेक्ट हुए वो है एआरओ में। एआरओ होता है सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर आती है, यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर आती है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है। जैसे एंटो में एग्जाम होगा तो एंटो आएगा, एग्रो है तो एग्रो आएगा, सोइल है तो सोइल का एग्जाम होगा। तो उस पर्टिकुलर एग्जाम में ही, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही लगेंगे। तो सर एंटोमोलॉजी पढ़ाते थे, कीट विज्ञान, तो कीट विज्ञान में सिलेक्शन हुआ है। ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप यहां से यहां तक ही बढ़ पाएंगे। ये आपकी लास्ट स्टेज है। अब तो ये भी बंद हो गया। जब आप इस छोटी सी उम्र में आरएस बन जाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो ये सुपरवाइजर बनने के बाद आपको लगभग बहुत प्रयास करने के बाद डबल बनाया जाएगा। अभी बीच में एक और पोस्ट डाल दी आपके, वो आ गई है सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अब ये जो सीनियर है वरिष्ठ, आप हो जूनियर लगोगे तब फिर हो जाओगे सीनियर। कुल मिला के आपके प्रमोशन को रोकने का तरीका है। अब प्रमोशन आप डबल ए के तौर पे नहीं, सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर के तौर पे आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। वरना पहले किस पोस्ट से होता आपका रिटायरमेंट? डबल ए के पोस्ट से होता। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो बंदा डबल ए बनता है, 100% पॉसिबिलिटी है कि वो जब रिटायर हो तब क्या बन जाए, वो एओ बन के रिटायर हो। तो ये बहुत अच्छा है कि प्रमोशन से आप बन सकते हैं। लेकिन जितने भी एग्जाम मैंने ये लिखे हैं, इन सबके डायरेक्ट एग्जाम भी होते हैं। इसके ऊपर वाली जो पोस्ट है, जोनल डायरेक्टर की या फिर आपके रीजनल डायरेक्टर की, उसका कोई एग्जाम, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के बेसिस पर ही बनते। इसके ऊपर राजस्थान में और भी बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता, वो प्रमोशन के। यही लोग जो है आगे जाके वो जनरल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर बनेंगे और अपना काम करेंगे। तो अधिकतम जो एग्जाम देके कोई बड़ी से बड़ी पोस्ट पाई जा सकती है एग्रीकल्चर में, वो दो पोस्ट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। ये सबसे बड़ी पोस्ट है अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, एग्जाम बेस्ड। तो ये एग्जाम कल क्लियर हुआ है। अच्छा, ये पोस्ट भी अपने यहाँ बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं जिनका क्लियर है। आप सोनू सर को जानते होंगे, वो डबल एओ है, और यदि प्रमोशन होगा तो वो एओ बन सकते हैं। ऐसे ही अपने यहाँ पे हरीश सर पढ़ाते हैं, वो भी आपके क्या है, डबल एओ है। हरीश सर प्लांट ब्रीडिंग, तुम्हारा काम नहीं पड़ता उनसे, सोनू सर से शायद पढ़ता होगा, तो सोनू सर पढ़ाते हैं, डबल एओ है वो। तो ऐसे ही वो प्रमोशन होकर क्या बन जाएंगे, एओ बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा छोटा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब आप आगे जाके इसी सिस्टम में प्रवेश करने वाले। आप पे जो हुकूमत चलाएंगे, आपके ऊपर जो राज करेंगे, आपको जो ऑर्डर देंगे, साहब का कॉल आ गया, आपके जो साहब है वो यही दो टाइप के साहब है, या तो डबल एओ होंगे या फिर एओ। इनसे बना के चलेंगे तो ये वाले साहब खुश रहेंगे, और इनसे नहीं बनेगी तो ये वाले जो साहब है ना, इनके जीवन बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि इनके जीवन में भी कोई साहब है, और जो साहब है उनके जीवन में भी कोई साहब है। और किसके ऊपर साहब नहीं है, वो है नेता लोग, उनके ऊपर कोई साहब, फिर उनके ऊपर 5 साल से वापस हम साहब बन जाते हैं। कौन? हम सब बन जाते हैं। तो ये सिस्टम है। ओके, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कोई पूछेगा क्या बने हैं, तो बोलना कि एग्रीकल्चर में एग्जाम देकर सबसे बड़ी पोस्ट पे कोई लगे हैं तो वो हमारे सर लगे हैं, और एग्रीकल्चर में एग्जाम देकर सबसे छोटी पोस्ट पे कोई लगेंगे। ओके, तो कल हम पढ़े एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सोइल साइंस का सिलेबस शुरू किए। कुछ बातें हमने डिस्कस की थी, कुछ बातें मैंने कहा था इस नोट्स में आपको ऐड करनी है। अब मैं कुछ बातें ऐड करवाते फिर आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले आप देखेंगे नोट्स में समझा लेता हूं, नोट्स के अंदर आप पूरा ध्यान से समझ लेना।
पेज नंबर फर्स्ट से लगाकर पेज नंबर लास्ट तक अपन ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें छोड़ देंगे जो आपको भवानी सर ने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो जो पढ़ा रखी है आप बता दीजिएगा सर ये तो हमने पढ़ लिया, तो हम उसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं करेंगे। अब पहले नंबर पे आप देखो, सबसे पहले पेज नंबर पे मृदा लिखा हुआ है सोइल, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको कल समझाई थी ना, एक बार ध्यान से पढ़ो इस डेफिनेशन को। नोट्स सबको मिल गए, और जो बच्चे हैं ये इनको भी अपलोड हो जाएंगे नोट्स जो भी आपके बहुत जल्दी, या शायद हो गए होंगे, मैं एक बार पूछ लूंगा मैनेजमेंट से। डेफिनेशन समझ में आ रही है पहली वाली? एक बार पढ़िए, सब पढ़िए डेफिनेशन, हाथ ऊपर करके आलस मरोड़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ना ही है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे मृदा विज्ञान की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये समझ में आ रही है आपको? क्या लिखा हुआ है? मृदा के बारे में वैज्ञानिक ढंग से पढ़ना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। सोइल शब्द की उत्पत्ति कितने शब्द किस शब्द से हुई है? सोलम। अपलोड हो गए हैं सर, ओके बहुत बढ़िया, जहां से अपलोड हुए वहां से डाउनलोड करके या फिर जहां दिख रहे हैं वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट। मृदा विज्ञान की कितनी शाखाएं? पेडोलॉजी और पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी दोनों किस भाषा के शब्द है? क्योंकि इनके पीछे क्या लगा हुआ है? लॉजी, और लॉजी वाले क्या होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द। अच्छा, पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा का निर्माण, वर्गीकरण और विस्तार का अध्ययन, और इडेपोलॉजी का पादप का किसके साथ? मृदा के साथ संबंध का अध्ययन। फिर मृदा विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान का जनक कौन? आधुनिक मृदा विज्ञान का जनक कौन? भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कौन? और जेडब्ल्यू लेदर के बीच में एक लाइन छोड़ रखी है, वहां पे आपको लिखना है वेरी गुड, मुझे पता था एक क्वेश्चन आएगा कि सर उसमें आएगा कैसे, इसलिए तो मैंने बोला था एक कॉपी लेनी है जहां पे 5 से 7 पेज आपको एग्रोनॉमी के लास्ट में लिख लेना है, और वहां पे ये बातें लिखता जाना है। आपको पता चले कि मैं इतना छोटा नहीं लिख सकता इस नोट्स में, तो आप अलग से कोई कॉपी निकालिए और वहां पे लिखना शुरू कीजिए कि जेडब्ल्यू लेदर ने क्या हुआ, मैं लिखवा ही तो रहा हूं। पूरे प्रॉपर नोट्स, इसके लिए आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये सही तरीका है, आपका जल्दी सिलेबस हो जाएगा। और आपको फिर भी लिखने का है तो ये मैं डिसाइड, तो एक और काम कर सकते हैं आप, जितना पढ़ाया जाए वो जाके कॉपी में लिख लीजिए, घर पे जाके कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आधी लाइन आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी लाइन वहीं से पढ़ लीजिए, ये कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता, आपको यदि लग रहा है तो आपको मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। ओके, डन। तो जेडब्ल्यू लेदर ने यूपी की सोडी की क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया? जिप्सम का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO for dot 2H2O. What is the calcium percentage in gypsum and sulfur in gypsum? 23.5% and 18.6%। ये 29 वाली बात जो है वो है सिर्फ कैल्शियम सल्फेट में। .2H2 आते ही आपका जो सल्फर है और कैल्शियम है दोनों ही क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये 29 वाली बात भी याद रख सकते हो, लेकिन सिर्फ किसमें? कैल्शियम सल्फेट के अंदर है 29। यहाँ क्या है? 2H2 है, तो थोड़ा कैल्शियम कम हो जाएगा। जल्दी से क्या मतलब, समझ में तो आना चाहिए। इसका भी इलाज है, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, मुझे भी और मैनेजमेंट को भी। ये तो मतलब ऐसा हुआ कि आप चाहते हैं कि मैं जो समझा रहा हूं वो नहीं समझ में आएगा आपको, तो उसके लिए तो आपको सब्र करना पड़ेगा। सर इसमें जेट वाले नोट चल जाएंगे क्या? दौड़ेंगे। यदि जेट के नोट्स है तुम्हारे पास तो फिर कहीं की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। सुपरवाइजर में यदि आपके पास नेट के लॉन्ग ईयर के नोट्स है जेट के, तो आपके लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, अच्छे से पढ़िएगा उन नोट्स को। और ये जेडब्ल्यू लेदर कौन है?
भारतीय मृदा विज्ञान के जनक और भारतीय कृषि रसायन के जनक। ओके, अच्छा, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम है कि आप यहाँ बैठ के बनाइए, मैं सारी बातें लिखूंगा, लेकिन लिखने का टाइम इस एक बार लिख दिया उसके बाद में मिलेगा नहीं, तो आप साथ साथ में नोट्स लिख सकते हैं, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जितना पढ़ाऊंगा वो सारा यहाँ लिखूंगा। एक भी बात ऐसे बोल के नहीं छोड़ दी कि बोल दी अब लिखवाएंगे नहीं, जितना कल मैंने पढ़ाया सब लिखवाया है, समझ रहे हैं, तो और भी लिखवाएंगे, ये तो आपके ऊपर है कि आप नोट्स लिखना चाहते हैं, टाइम है तो लिख लीजिए, नहीं आप मैनेज कर पा रहे तो आपको नोट्स भी प्रिंटेड मिल गए, लेकिन मैं बोल के कुछ लिखवाऊंगा नहीं या उसका वक्त नहीं दूंगा, बस इतनी सी बात है। आगे बात समझ में, तो ये जितने भी बच्चे ऑनलाइन वाले इनको तो टेंशन लेनी भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पे तो नोट्स अपलोड होते हैं, पूरा बोर्ड वाला जो नोट्स है आपकी पैनल पीडीएफ है वो तो अपलोड होती है, तो वहां से देख भी सकते हैं। ओके, ये लिख लिया, ये समझ में आया आपको कि जेडब्ल्यू लेदर नाम का एक आदमी, हम ये नहीं समझ में आया तो मतलब बहुत आप टैलेंटेड लोग हैं। जेडब्ल्यू लेदर के नाम का एक साइंटिस्ट था, वो उत्तर प्रदेश घूमने गया तो उसको पता चला कि वहां की मिट्टियां क्षारीय प्रकृति की है, पीएच बहुत ज्यादा है, सोडिक है, सोडियम की मात्रा अधिक है, तो उन्होंने उनके सुधार के लिए क्या किया, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। तो सर्वप्रथम जेडब्ल्यू लेदर ही नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने यूपी की सोडिक मृदाओं के सुधार में किसका प्रयोग किया, जिप्सम का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी की सोडिक मृदाओं के सुधार में सर्वप्रथम जिप्सम का प्रयोग किसने किया। और जेडब्ल्यू लेदर को हम क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान और कृषि रसायन का जनक। कहां पे, मृदा विज्ञान भी और कृषि रसायन भी, लेकिन ये दोनों ही कहां पे, भारत में, इंडिया में, ये जेडब्ल्यू लेदर नाम के। हाँ, लिबिक भी लिखेंगे, क्या है, हाँ ये कैल्शियम है, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट के अंदर, लिख लिया। ओके, अब हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट और वे, जेवी लिबिग। आप मेरे से ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि मैं मशीन हूं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र रखना, हो सकता है मैं एक लाइन पहले पढ़ा दूं या एक लाइन बाद पढ़ा दूं। अब तुम क्या सारे जज बन गए हो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट मैंने पहले ही सुना दिया है, तुम्हें मूवी का एंड पॉइंट पता है, कंक्लूजन पता है, बाहुबली को किसने मारा तुम्हें पता है, कटप्पा ने मारा है, तो अब तुम बार बार डायरेक्टर के कान में जाके बोलोगे अरे डायरेक्टर तुम मार ही नहीं रहा कटप्पा को या बाहुबली को, तो भैया पहले सब्र रखना, क्योंकि एक दो लाइन पीछे हो सकती है। आप चाहते हैं कि मैं मशीन बनूं, और किसी को क्यों चाहना है कि कोई इंसान है तो मशीन क्यों बनाना है, तो इसलिए अपन थोड़ा सब्र रखना। सर लिबिक नहीं लिखवाया, मैं लिखवाऊंगा, और भी कोई लिखवा सकते हैं, ये तो आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, जेवी लिबिक, जस्टस वॉन लिबिक, ये लिबिक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने, लिबिक ने सबसे पहले पूरे के पूरे विश्व के अंदर ये बताया कि पौधों को जिंदा रहने के लिए पोषक तत्व चाहिए, पौधों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। उससे पहले लोग मानते थे कि पौधों को सिर्फ पानी चाहिए, पौधों को सिर्फ हवा चाहिए, पौधों को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन पोषक तत्वों की बात किसी ने नहीं बताई। तो सबसे पहले जेवी लिबिक ने कहा था कि पौधों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व। और फिर इन्होंने कहा था कि पोषक तत्व जो है हम रसायन के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे, उर्वरक के तौर पर दे भी सकते हैं, हमेशा मृदा देगी जरूर नहीं, हम बाहर से भी दे सकते हैं। और बाहर से पोषक तत्व को देना क्या कहलाता है, उर्वरक, उर्वरक कहलाता है ना, उर्वरक जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फर्टिलाइजर। और इसीलिए याद रखना इनको उर्वरक रसायन का भी जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्वरक रसायन। और आप सभी को पता है उर्वरक जो होते हैं वो कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर रसायन का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, और इसीलिए इनको विश्व में किसका जनक कहते हैं, कृषि रसायन का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं, कृषि रसायन का जनक। तो दो बातें आपको इनसे संबंधित याद रखना है, उर्वरक रसायन के जनक कौन, जेवी लिबिक, कृषि रसायन के जनक कौन, जेवी लिबिक। और जेवी लिबिक ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है न्यूनता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, न्यूनता का सिद्धांत। तीनों बातें जेवी लिबिक के साथ ही लिख लो, कॉपी में लिखो तो कॉपी में, वरना नोट्स के अंदर। एक बात तो लिखी हुई है कृषि रसायन के जनक, लेकिन उर्वरक रसायन के जनक भी कौन, जेवी लिबिक। और आपके न्यूनता का सिद्धांत भी किसने दिया, जेवी लिबिक, जस्टस वॉन लिबिक। कहां के थे, ये भी इंग्लैंड के थे। कहां के थे, इंग्लैंड के। तो पहले नंबर पे वीवी डोकोचे हो, मृदा विज्ञान के जनक,
पेडोलॉजी के जनक, आधुनिक पेडोलॉजी के जनक। जेवी लिबिग कृषि रसायन के जनक विश्व में, मृदा उर्वरक रसायन के जनक विश्व में, और न्यूनता का सिद्धांत। जेडब्ल्यू लेदर भारत में मृदा विज्ञान के जनक, भारत में कृषि रसायन के जनक, और इन्होंने यूपी की सोडिक मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया? जिप्सम का। जिप्सम में 23 से 24% कैल्शियम और आपका 18.6% क्या है? सल्फर है। कैल्शियम सल्फेट पूछ ले तो याद रखना उसमें 29% क्या होता है? कैल्शियम होता है। ओके, अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है? ये जो एमएल लिखा हुआ है इसको एमएल नहीं एमिल लिखना है। क्या लिखना है? एमिल। एमिल ट्रग, क्या नाम है इसका? एमिल। ये एमएल नहीं है मांगीलाल, नाम क्या है? एमिल ट्रग। कहा, क्या नाम है? एमिल ट्रग। और एमिल ट्रग क्या है पता है आपको? ये है मृदा जांच के जनक। मृदा जांच क्या होती है भैया? सोइल सोइल टेस्टिंग के फादर है। सोइल टेस्टिंग। सोइल टेस्टिंग क्या होती है भैया? मृदा की जांच तो हिंदी में कहते हैं। क्या होता है? जांच कैसे करते हैं? अच्छा, आपको कभी बुखार आया तो आपने रिपोर्ट करवाई है किसी की? आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, यूरिन टेस्ट करवाया होगा, बहुत बार आप आपके अंदर की जितनी स्ट्रक्चर है उसके लिए आप एक्सरे करवाते हैं, आप सोनोग्राफी करवाते हैं। तो ये सारी क्या है? जांच है, टेस्ट है, जो आपको डॉक्टर लिख के देता है ताकि आप में कुछ कमी है या कुछ अधिकता है तो पता चल जाए। तो मिट्टी में भी ऐसे ही कोई पोषक तत्व कम है या पोषक तत्व अधिक है तो उसके लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी? जांच। मिट्टी की जांच को हम क्या बोलते हैं? मृदा जांच। जैसे पीएच की जांच, ईसी की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, इनकी सबकी जांच करना क्या कहलाता है? मृदा जांच। कौन है फादर? एमिल ट्रग है। कौन है? और कोई वैज्ञानिक रह गए क्या? नहीं रहे। आगे बढ़े। अच्छा, एक बार वैज्ञानिक कंप्लीट हो जाए तो हम उसके बाद में पढ़ते हैं संस्थान। क्या पढ़ते हैं? कि मृदा विज्ञान जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड रिलेटेड और कौन कौन से संस्थान है। तो हम पूरे भारत के अंदर ऐसे संस्थान के बारे में पढ़ेंगे जो संस्थान किससे रिलेटेड है? मृदा विज्ञान से रिलेटेड है। एक संस्थान है, यदि हम संस्थानों की बात करें मृदा विज्ञान से रिलेटेड संस्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूट कहते हैं। संस्थान या इंस्टीट्यूट की बात हम करें तो पूरे भारत में मृदा विज्ञान को संपूर्ण रूप से समर्पित, कि वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप देखेंगे ना, न्यूनता का सिद्धांत क्या है? मेरे हिसाब से तो आपके जरूरत की काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। न्यूनता का सिद्धांत का मतलब होता है कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में उसका महत्व ज्यादा है जो अधिक मात्रा में है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में उसका महत्व ज्यादा है जो अधिक मात्रा में। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस उसकी ज्यादा है जो कम मात्रा में। जो क्या है? जैसे अभी आपके पास ज्ञान कम है तो महत्व ज्यादा है, पढ़ने आ रहे हो पैसे देकर। फिर आपको पता चलेगा पैसों की बहुत ज्यादा महत्व है, पैसे कम है, तो आप कमाओगे ताकि पैसे बढ़े। धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपके पास पैसे हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर आप स्वास्थ्य के लिए वापस क्या खर्च कर लोगे? पैसे खर्च कर लोगे। तो जो चीजें अपने पास कम है, कभी पढ़ाई कम थी अपने पास, कभी अपने पास पैसे कम थे, कभी अपने पास हेल्थ कम थी, जो कम थी वो हमेशा अपने ध्यान में रहेगी। जो ज्यादा होता है वो ध्यान में नहीं रहता। इसी को बोलते हैं कम के ऊपर ध्यान देना ही क्या कहलाता है? न्यूनता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? तो जेवी लिबिग ने कहा था कि पौधे की वृद्धि और विकास उस पोषक तत्वों पर निर्भर करती है जो मृदा में सबसे कम है, ना कि सबसे ज्यादा है। बस ये न्यूनता का सिद्धांत है। ओके, संस्थान की हम बात करें तो एक, जैसे हम बोले रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन की बात करें, तो आपको जब भी रॉयल का नाम याद आएगा, राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे आपको पता चलेगा अरे यार वो तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का। समझ रहे हैं? ऐसे ही आपको जब भी आरसी की बात आएगी, यार एक इंस्टीट्यूट है जहां कॉलेज लेवल की पढ़ाई होती है और जो किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से। लेकिन एम्स का नाम आते ही आपको एग्रीकल्चर याद आएगी क्या? नहीं, वो किससे समर्पित है? मेडिकल से। आईआईटी का ध्यान आते ही आपको मेडिकल याद, फिर आपको याद आएगा इंजीनियरिंग की कॉलेज है कोई। ऐसे ही एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूट या एक संस्थान ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ किसकी पढ़ाई या किसके बारे में पढ़ता है? सोइल के बारे में। उसका नाम है IISS। क्या नाम है? IISS। और ये IISS जो है इसका फुल फॉर्म है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। क्या नाम है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? अरे मैं लिख रहा हूं ना यार। तुम तुम कोई भी डाउट हो, मैं तो
तो यार एप्लीकेशन दे दो, बोलो सर नोट्स लिखवाएंगे सर। मैं तुम्हें बोल रहा हूं सब्र रखो, मैं करेक्ट करवाऊंगा, क्योंकि मैं नोट्स तुमसे भी ज्यादा पढ़ के आ रहा हूं, तो मैं करेक्ट करवाऊंगा। तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं कृष्णेंद्र बाहुबली तुम सब तुम सबको नोट्स करेक्ट करवाऊंगा। ओके, अभी तक भी गलतियां थी ना, तुम्हें तो नहीं पता थी, लेकिन मैं करवा रहा हूं ना सही। मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो खुद की 2 सिस्टर तैयारी कर रही है, 2 भाई तैयारी कर रहे हैं सुपरवाइजर के, मैं तो उनका कंपटीशन नहीं बढ़ा रहा हूं ना तुम्हें पढ़ा के, लेकिन फिर भी मैं क्या हूं, परोपकारी हूं। जैसे पेड़ अपने लिए फल नहीं लाते, नदियां अपने लिए जल नहीं बहाती, वैसे ही मैं भी अपनों के लिए नहीं पढ़ाता, मैं तुम सबके लिए पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज सब्र रखो, मैं करवाऊंगा करेक्ट। IISS, आई का नाम है इंडियन, आई का नाम है इंस्टीट्यूट, एस फॉर सोइल, एस फॉर साइंस, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। एक दो बच्चे यहां बैठे हैं जो मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, उनको मैंने पढ़ाया, उनको पता भी नहीं चला और कोर्स हो गया, क्योंकि जब कम माइंड होते हैं ना तो माइंड लगते भी कम है। ये बेटा एक हो गया था ना अपना कोर्स कंप्लीट, एक दो बच्चे चले गए, उनको पता है। तो तुम ज्यादा लोग हो तो तुम्हारा दिमाग भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तुम्हें भरोसा नहीं है अभी तक, तुम्हें लगता है इसने है ना पैसे देके पीएचडी की है, तुम्हें लगता है कि इसने एमएससी ऐसे ही कर ली है। तुम टेंशन मत लो यार, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा, तुम थोड़ा सब्र रखो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, IISS। और ये जो है ये कहां पे है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो वहां पे है, याद रखना एमपी में है। कहां पे है, और एमपी कहां है, अरे भोपाल में नहीं है, ये तो तुम्हारा नॉलेज है कि एमपी कहां है कि भोपाल। ओके, तो भोपाल कहां है, और एमपी इंडिया में, भारत में। तो ये भारत का एक इंस्टीट्यूट है, नाम क्या है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ओके, दूसरे नंबर पे संस्थान कौन सा दे रखा है, तो एक संस्थान है CSSRI, क्या नाम है, CSSRI। पहले मैं इंग्लिश में लिखा देता हूं ताकि पता चले कि सी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर, एस फॉर सोइल, एस फॉर सैलिनिटी, एस फॉर, आर फॉर रिसर्च, आर फॉर, और आई फॉर इंस्टीट्यूट, आई फॉर, वापस बोलो, सेंट्रल, सोइल, सैलिनिटी, रिसर्च, इंस्टीट्यूट। सेंट्रल का पूरा नाम हिंदी में होता है केंद्रीय, क्या नाम होता है, सोइल को बोलते हैं मृदा, क्या बोलते हैं, सैलिनिटी को बोलते हैं लवणता, क्या बोलते हैं, रिसर्च को बोलते हैं अनुसंधान, क्या बोलते हैं, और आई मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब क्या हो गया, संस्थान। तो वापस बोलो, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, अनुसंधान। बेटा नींद आ जाएगी, हाँ आप सारा मतलब नींद अभी आ जाएगी, मैं इतना बुरा पढ़ता हूं मुझे पता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पे पता है, ये है करनाल में। कहां पे है, करनाल कहां है, हरियाणा कहां है, हाँ भारत में। ओके, ये नहीं लिख रखा है तो लिख लीजिए, लिख लिया, लिख रखा है तो वापस 2 इंस्टीट्यूट याद कीजिए। पहला है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तीसरे नंबर पे क्या लिख रखा है, ओके, NBSSLUP। क्या हुआ, क्या हुआ, अभी इसका बता दो क्या बात, अरे गलत है, अरे मत बजाओ ताली, गलत याद कर लेगा छोरा, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा था। ओके, अब मैं एक बात बताऊं कि ये NBSS एंड लिखा होगा यहां पे, तो एंड नहीं भी लिखो तो चलेगा, यहां पे ऐसा लिखा होगा ऐसा, तो ऐसा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तुम तो बातें लेके बैठ जाते हो, भरोसा फिर भी नहीं कर रहे हो। रुको 2 मिनट, NBSSLUP पूरा नाम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। NBSSLUP, सबसे पहले एन है, इंग्लिश में एन फॉर नेशनल, एन फॉर नेशनल। बी, बी का मतलब है ब्यूरो, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है ब्यूरो, क्या मतलब है, ऑफ। एस का मतलब है सोइल, एस का मतलब क्या है, लेकिन दूसरे एस का मतलब साइंस
इस एस का मतलब है सर्वे, क्या मतलब है? फिर इसके बीच में आएगा एंड, वही एंड यहां आया हुआ था। फिर एल फॉर लैंड, एल फॉर वाई, यू फॉर यूज, यू फॉर, और पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर। तो अब इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। अब हिंदी में बात करें तो नेशनल को बोलते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, सर्वे को क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण। एवं ये एंड आपका लैंड यूज प्लानिंग को बोलते हैं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, निदेशालय। और ये जो है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर कहां पे है? और महाराष्ट्र की एक बहुत अच्छी जगह है नागपुर, कहां है? और नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर। वापस याद रखो, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, ब्यूरो को हिंदी में बोलते हैं निदेशालय, क्या बोलते हैं? तो ये जो निदेशालय है कहां पे है? नागपुर, महाराष्ट्र में। अब एक कहानी में और सुनाता हूं। मैं इतना आलसी आदमी, मोटापा दिख रहा है मेरा? दिख रहा है? ओके। मैं इतना आलसी आदमी हूं, दो कारण मेरे बहुत बुरे हैं आलसी होने के और फिर मोटापा बढ़ने के। पहला है कि मैं खाता बहुत ज्यादा हूं। आज तक जितना घर पे बना मैंने सारा खाया। कभी हमारे झूठा छोड़ने की परंपरा है ही, घर वालों ने सिखाया था झूठा नहीं छोड़ना है, हम तो पीछे भी कुछ नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब है खाता बहुत। दूसरी बात, मुझे एक बीमारी है कि मैं उबासी देख के नींद आ जाती है। इतनी ज्यादा भयंकर बीमारी है कि मैं बहुत बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते सो जाता हूं और फिर मैं गलत लिखवा देता हूं। बहुत बार नींद में भी पढ़ाता हूं। और ये जो बीमारी है ये है उबासी की वजह से। किसकी वजह से? तो उबासी सबको आती है, आप में से बहुत सारे लोगों को आती होगी, लेकिन ये उबासी कोई अमीरी थोड़ी है तो सबको बतानी है। इसका शोप करना जरूर थोड़ी है क्या कि उबासी आ रही देखो नहीं। तो उबासी आपको छुपके से लेनी होती है, उबासी बतानी। अभी जिसने ली मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि तुम सब उस पर हंसोगे, लेकिन वो जो भी है वो समझ जाए कि उबासी अपने को सामने। दो नुकसान है, बेचारे सर को बीमारी भी है और सर को बीमारी से नुकसान तुम्हें है क्योंकि सर क्या लिखा देंगे? गलत। तो प्लीज ऑनलाइन वाले भी उबासी छुप के लीजिएगा, मुझे कैमरे में दिखनी नहीं चाहिए, समझ गए? लेकिन मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैंने तेरा नाम सबके सामने आउट, तो इसके लिए तू मुझे हमेशा थैंक्स बोलता रहेगा। वो लड़का खुश हो गया। ओके, अब वापस याद करो, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मृदा ब्यूरो को हिंदी में कहां पे है? कहां पे है? महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र वाला ये संस्थान था ना, जब संस्थान बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अपनी ब्रांच खोल देता है क्योंकि वो काम नहीं कर पाता। ये संस्थान बहुत बड़ा संस्थान है तो इसने अपनी पूरे भारत में 5-6 ब्रांच खोली। तो एक ब्रांच उन्होंने वेस्टर्न इंडिया को दी कि पश्चिमी भाई भारत जो है उसको दे देते हैं। तो ये जो बड़ौदा वाले लोग हैं, अहमदाबाद वाले, गुजरात वाले, उस ब्रांच को वहां ले गए थे। लेकिन फिर पता चला राजस्थान वाले बड़े शातिर, तो उदयपुर के कुछ लोग गए और उस ब्रांच को वहां से उठा के कहां ले आए? उदयपुर में। तो अब ये ब्रांच कहां पे है? तो ब्यूरो की एक ब्रांच कहां पे है? उदयपुर में। ऐसी ब्रांच को बोलते हैं क्षेत्रीय कार्यालय। कौन सा? क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल स्टेशन। कौन सा स्टेशन? रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय कार्यालय। और इसका जो रीजनल स्टेशन है एनबीएसएस एलयूपी ब्यूरो का, वो अपना कहां पे? राजस्थान में, उदयपुर में। कहां पे है? उदयपुर, राजस्थान में। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का एक रीजनल स्टेशन राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर में। आप जहां बैठे हैं वहां से बहुत नजदीक एमएलएसयू आपने देखा है, इसके अंदर ही एमप्यूटी का भी क्वार्टर बना हुआ है। वहीं एक कॉलेज है सीटीआई, और सीटीआई के अंदर ही इसका ब्यूरो का एक कार्यालय बना हुआ है जिसका नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग रीजनल सेंटर उदयपुर। तो ये कहां पे है? उदयपुर के अंदर। ये भी लिखा हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? बिल्कुल, IISWC, IISWC। अब इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में पहले लिख लेते हैं ताकि तुम्हें सबका मतलब पता चल जाए। आई फॉर इंडियन, आई फॉर इंस्टीट्यूट, आई फॉर
ऑफ, एस फॉर सोइल एंड डब्ल्यू फॉर वाटर एंड सी फॉर कंजर्वेशन। क्या है? कंजर्वेशन का मतलब बचाना। किसको बचाना? सोइल और पानी को, मिट्टी और पानी को। ऐसा इंस्टीट्यूट है कहां पे? भारत में। तो याद रखना इसका हिंदी में क्या नाम है? भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। अब आपको याद रखना, जहां जल ज्यादा होगा वहां मृदा का हाश भी ज्यादा होगा। जहां पानी ज्यादा बहेगा वहां मिट्टी भी ज्यादा बहेगी। नदियों के साथ मिट्टी बहती है, तो इसका मतलब नदियां जहां ज्यादा वहां पे अपने यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी बहेगी। अच्छा, राजस्थान में एक प्रमुख नदी है जो सबसे बड़ी नदी भी है, और वो कहां पे है कौन सी? चंबल। और चंबल जो मुख्य एक शहर से निकलती है वो कौन सा है? कोटा। तो चंबल नदी द्वारा होने वाले मृदा के हास या नुकसान को बचाने के लिए इसने अपना एक कार्यालय कहां खोल दिया? कोटा में। तो इसका एक कार्यालय कोटा में भी है, लेकिन इसका जो मेन कार्यालय है वो वहां पे जहां सबसे ज्यादा पानी से नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा पानी से नुकसान कहां हो सकता है? जहां पानी भी ज्यादा और जगह ढलान वाली। और ऐसा है देहरादून में। कहां है? जहां नदियां बहुत ज्यादा निकलती है और जगह भी कैसी है? पहाड़ी है, ढलान वाली है। तो इसका मुख्य कार्यालय तो कहां है? मुख्य कार्यालय तो कहां है? देहरादून। और देहरादून कहां है? उत्तराखंड में, यूके में। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। अच्छा, इसका एक रीजनल स्टेशन कहां पे है? क्यों है वहां पे? किससे? मिट्टी के नुकसान को बचाने के लिए है। अरे भैया क्यों है वहां पे? क्योंकि चंबल के कारण। कौन सी नदी के कारण? ये लिख लीजिए, चंबल नदी के कारण। ये नहीं लिखा हुआ है। नोट्स वाले की राइटिंग अच्छी नहीं है। अरे यार, उस बेचारे ने मेहनत करके गया। जो भी थैंक्स बोलो ना, उसकी बुराई अपन बाद में कर लेंगे। क्यों? तुम्हें कैसे पता चलता राइटिंग देखे? हार्ड थे, एक सॉफ्ट थे हाथ। कितना भाई एक्सपीरियंस है। ये लिख लिया? भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ है? क्षेत्रीय कार्यालय। और कोई संस्थान है क्या? नहीं है। दो संस्थान मैं मेरी तरफ से लिखवा दूं। और एक याद रखना, काजरी पूछा जा सकता है। काजरी कहाँ है? जोधपुर में। एक आपको याद रखना है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट, नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। क्या याद रखना है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। और ये भी कहां पे है पता है? भोपाल में। भोपाल में और कौन सा संस्थान है? IISS। दोनों ही संस्थान याद रखना, क्योंकि ये तो सब रट के जाते हैं, ये वाला रटना भूल जाते हैं, और ये वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है इसका फुल फॉर्म? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। इन दोनों को सिस्टर संस्थान भी कहते हैं, एक दूसरे के आसपास रहती है, बहन है एक दूसरे की। ठीक है, तो ये एक दूसरे के आसपास है, याद रखना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। लिख लिया? आगे क्या है टॉपिक? मृदा के अवयव, जो कि मैंने कल आपको पढ़ा दिए। वापस देखते हैं। मृदा के चार घटक है। कितने घटक है? तो याद रखना, मृदा के टोटल चार घटक है। कितने घटक है? इन चार घटकों के नाम कुछ इस प्रकार है कि एक घटक है आपका जिसका नाम है खनिज पदार्थ। क्या नाम है? कौन सा पदार्थ? खनिज पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल मैटर। क्या बोलते हैं?
अरे बोलते रहो रे भैया। मिनरल। दूसरे नंबर पे है कार्बनिक पदार्थ। क्या है? मृदा के कितने अवयव? पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कार्बनिक पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तीसरे नंबर पे एक पदार्थ है जिसका नाम है जल। क्या नाम है? जल। मिट्टी में, इसलिए इसका नाम रख दिया मृदा। और एक 4 नंबर पे है मिट्टी में वायु है, तो क्या कर दिया नाम? मृदा वायु। बताओ कितने घटक मिट्टी के? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और 4 नंबर पे। मैंने कहा था कि जो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ है, ये दोनों मिलकर मिट्टी का ठोस भाग बनाते हैं। कैसा भाग बनाते हैं? क्योंकि ये दोनों ही ठोस पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? तो याद रखना, ठोस में कौन कौन आते हैं? खनिज और खनिज मतलब चट्टानों के टुकड़े, वो तो ठोस ही होंगे। कार्बनिक पदार्थ मतलब हम सबके अपशिष्टों के टुकड़े, वो भी कैसे होंगे? ठोस। तो ये दोनों कैसे पदार्थ है? तो मिट्टी के एक भाग तो है ठोस, और ठोस के बीच में जो जगह है उनको बोलते हैं रंध्र अवकाश। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो दूसरा है रंध्र अवकाश। तो याद रखना, मिट्टी में कुछ तो पदार्थ होते हैं ठोस और कुछ क्या होते हैं? रंध्र। यदि मिट्टी 100% है तो उसका लगभग 50% आपका क्या होता है? और 50% आपका क्या होता है? रंध्र। इस 50% में आपको याद रखना है कि कुल मिट्टी का लगभग 45% तो होता है खनिज, 5% होता है कार्बनिक, 25% होता है जल और 25% होता है 25 और 25, 45 और 5। कोई दिक्कत? वापस याद करो, मिट्टी के कुल कितने अवयव? पहला, दूसरा, तीसरा, 4 नंबर पे। ठोस में कौन कौन आते हैं? कौन कौन से? खनिज और खनिज पदार्थ कहां से प्राप्त होते हैं? खनिज पदार्थ कहां से प्राप्त होते हैं? चट्टानों से। तो याद रखना, खनिज पदार्थ चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहां से प्राप्त होते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधों से। याद रखना, जीव जंतु और पेड़ पौधों से। मृदा जल कहां से आता है? तो याद रखना, जल मंडल से। कहां से आता है? और मृदा वायु कहां से आती है? वायुमंडल से। आपसे मैंने 2 बार सोशल साइंस पढ़ ली है, तो अब बंद कर। तो बस समझ जाना कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ाना आता नहीं है। 2 बार पढ़ ली और पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, मतलब कहीं और से पढ़ने की जरूरत है भाई। लिख लिया? वापस, मृदा के कितने अवयव? 4। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और 4 कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ क्या होते हैं? और मृदा जल और मृदा वायु। ओके, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? सबने? हो गया टाइम? नो। आगे टॉपिक क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं खनिज पदार्थों को? मिनरल वाटर, नहीं मैटर। मिनरल वाटर कौन सा होता है? हाँ तो मैटर कर दो रे। हाँ, मैं उठक बैठक निकालू? यस, मैटर कर दो। खनिज पदार्थ। क्या हो गया? मैं तुम्हारे नोट्स किसी रोज लास्ट क्लास में चेक करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि तुमने क्या क्या लिखा है। ठीक है? तुमने क्या क्या लिखा, क्योंकि तुम में से ही कोई था वो। 100% परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है भाई। खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर। खनिज पदार्थ पूरी मृदा का सबसे मुख्य भाग है। क्या है? सबसे मुख्य। और ऑलमोस्ट कितना प्रतिशत है? 45%। खनिज पदार्थ मिट्टी में कहां से आते हैं? तो याद रखना, चट्टानों से आते हैं। जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों में क्या होता है?
तोड़ फोड़ होती है। क्या होती है? ये जो चट्टान है, चट्टान इंग्लिश में क्या कहलाती है? रॉक्स। ये रॉक्स आपस में टूटती है, क्या होती है? रॉक्स क्या होती है? क्या हो रहा है? रॉक्स टूटती है। रॉक्स का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉक्स टूट के अपक्षय करेगी तो बनेंगे पैतृक पदार्थ। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? और ये पैतृक पदार्थ जो है, ये जब आगे जाके क्या बदल जाएंगे? मृदा में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोइल। तो याद रखना, चट्टानों के टूट कर अपक्षय होने से क्या बनते हैं? और पैतृक पदार्थों से क्या बनते हैं? मृदा बनती है। क्या बनती है? मृदा या सोइल बनती है। ये जो चट्टाने, ये चट्टाने 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? ये चट्टाने कितने प्रकार की है? एक है आग्नेय, कौन सी है? दूसरी है अवसादी, दूसरी कौन सी है? और तीसरी है आपकी रूपांतरित, कौन सी है? तो याद रखना, चट्टाने कितने प्रकार की? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। और आग्नेय चट्टाने वापस 2 प्रकार की, एक है अम्लीय और एक है क्षारीय। अम्लीय का उदाहरण याद रखना है आपको, कौन सा? ग्रेनाइट। क्या याद रखोगे? और क्षारीय का याद रखना है बेसाल्ट। क्या याद रखोगे? ग्रेनाइट से बनने वाली जो मृदा होती है वो कम उर्वर होती है। कौन सी उर्वर होती है? और जो बेसाल्ट से बनती है वो कैसी होती है? अधिक उर्वर मृदा बनती है, काली मृदा बनती है। कैसी मृदा बनती है? काली मृदा। वापस देखिए, खनिज पदार्थों का निर्माण किससे? चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? किसमें बदलेंगे? पैतृक पदार्थों से। क्या बनेगी? ये जो चट्टानें होती है कितने प्रकार की? पहले नंबर पे, दूसरी, तीसरी। आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की? अम्लीय और अम्लीय का उदाहरण, क्षारीय का उदाहरण। अम्लीय ग्रेनाइट से बनने वाली मृदाएं कैसी? और क्षारीय बेसाल्ट से बनने वाली मृदाएं कैसी? और अधिक उर्वर मृदा का उदाहरण है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा भारत में तो पाई जाती है महाराष्ट्र में, और राजस्थान में पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। कहां पे? और इसी के साथ आज का हम चैप्टर क्या करते हैं? क्लोज। कल पढ़ेंगे। और ओके, आया समझ में? ठीक है, जितना आया बढ़िया।